नमस्कार। न्यूज की पाठशाला में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। न्यूज की पाठशाला में सबकी क्लास लगेगी और इस क्लास में आपको एक एक करके बताएंगे कि आज पाठशाला में कौन कौन से वो अध्याय हैं जो कि आपके लिए जानने जरूरी हैं। आज पाठशाला में वसुधैव कुटुंबकम की बात होगी। वसुधैव कुटुंबकम समझाने वाले मोदी के संत, मोदी की जिन्हें कल नमन करने वाले हैं, उस संत की कहानी आपको बताएंगे। प्रियंका की लड़ाई 10 मार्च को नहीं है, यह भी क्यों कहा जा रहा है, यह भी आपको बताएंगे। आपको बताएंगे कि राहुल गांधी और केजरीवाल की कसम वाली कौन सी क्लास है जो समझना आपके लिए जरूरी। लेकिन सबसे पहले पाठशाला में उस संत की कहानी जिसे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमन करने जा रहे हैं। उस संत का नाम है संत रामानुजाचार्य। हैदराबाद में रामानुजाचार्य जी की 216 फीट ऊंची विशालकाय प्रतिमा बनकर तैयार हो चुकी है। इसका उद्घाटन 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सीटिंग यानी बैठी हुई प्रतिमा है। इस प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी नाम दिया गया। यह प्रतिमा कैसे तैयार हुई, रामानुजाचार्य ने ऐसा क्या किया कि जो उनकी प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी नाम दिया गया, इन सारी बातों पर विस्तार से आपको एक एक करके पाठशाला के इस अध्याय में हम बताने वाले हैं। दरअसल आचार्य रामानुजाचार्य की मूर्ति हैदराबाद के बाहरी इलाके में शमशाबाद के पास मुचिंतल में 45 एकड़ के जियर इंटीग्रेटेड वैदिक अकादमी में बनाई गई। ध्यान मुद्रा में बनी आचार्य रामानुजाचार्य की प्रतिमा कई मायनों में बेहद खास है। इसे कैसे तैयार किया गया, कितनी मेहनत लगी और कितना खर्च आया, ये भी आपको जानना चाहिए और एक एक करके ये भी आपको हम बताते हैं कि इसको बनाने में खर्च कितना आया। ये आंकड़ों के जरिए एक एक चीज आपके सामने रखते हैं। दरअसल इस मूर्ति को पंचलौह यानी 5 धातुओं के साथ बनाया गया, जिसमें कि सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ते का इस्तेमाल किया गया है। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी की जो ऊंचाई है वो 216 फीट है। 216 फीट ऊंची ये मूर्ति होने जा रही है, जो कि बनकर तैयार हो चुकी है। रामानुजाचार्य जी के हाथ में एक 135 फीट का त्रिदंडम भी है। त्रिदंडम क्या होता है ये भी आपको बताएंगे पाठशाला की इसी कक्षा में। लेकिन रामानुजाचार्य की जो मूर्ति है वो 54 फीट ऊंची एक भद्र वेदी पर रखी गई है। इसके अलावा रामानुजाचार्य की मूर्ति के बगल में एक 27 फीट का पद्म पीठम भी बनाया गया है। आपको बता दें कि 108 दिव्य देशम मंदिर भी बनाए गए हैं। इसी मूर्ति के साथ साथ उनको भी लोगों के सामने रखा जाएगा। मूर्ति का जो कुल वजन है वो 650 टन से थोड़ा ज्यादा है। मूर्ति को चीन की एरोसन कॉरपोरेशन ने तैयार किया, यह अहम बात है। साथ ही साथ चीन से आए पार्ट्स को जोड़ने में 9 महीने लगे और बाकी वक्त लगा इस मूर्ति को तैयार करने में। 18 महीने कुल लगे हैं रामानुजाचार्य की इस मूर्ति को तैयार करने। ये आपको वो जानकारी दी कि जब आप रामानुजाचार्य की मूर्ति के दर्शन करने के लिए जाएंगे, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के लिए आप जाएंगे, तो आपको पता हो कि मूर्ति 5 धातुओं से मिलकर के बनी है, इसकी ऊंचाई कितनी है और इसके पीछे का गणित क्या रहा है। रामानुजाचार्य के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, जो कि दुखद है अपने आप में। रामानुजाचार्य वैष्णव संप्रदाय के संत थे और जीवन भर समाज में समानता के लिए उन्होंने काम किया। रामानुजाचार्य का जन्म 1017 में श्री परम्बटूर में हुआ। 8 वर्ष की उम्र से ही वेदों की शिक्षा उन्होंने प्राप्त करनी शुरू कर दी और 16 साल तक वो सभी वेदों और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। कांची के आलवार यमुनाचार्य से उन्होंने दीक्षा ली। समानता और सामाजिक न्याय के लिए पूरे भारत की यात्रा की। रामानुजाचार्य ने भक्ति आंदोलन को फिर से जीवित किया। मीराबाई, अन्नामाचार्य, कबीर, त्यागराज रामानुजाचार्य की परंपरा के कवि थे। रामानुजाचार्य ने 9 शास्त्रों की भी रचना की, जिसे नवरत्न कहा जाता है। मंदिरों अनुष्ठानों की सही प्रक्रिया स्थापित की रामानुजाचार्य ने ही। श्री भाष्य, वैकुंठ गद्यम, वेदांत सार, वेदार्थ संग्रह, श्रीरंग गद्यम, गीता भाष्य, नित्य ग्रंथम, वेदांत दीप जैसी पुस्तकें उन्होंने ही लिखी थी। श्री भाष्य तो पूरी तरह से ब्रह्म सूत्र पर आधारित थी।
रामानुजाचार्य ने समानता के लिए वो काम किया जिसे आज से 1000 साल पहले लगभग असंभव माना जाता था। रामानुजाचार्य ने छुआछूत, जात पात के बंधनों को तोड़ने के लिए काम किया। रामानुजाचार्य पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने पिछड़े लोगों को मंदिर में प्रवेश दिलवाया था। रामानुजाचार्य के बारे में कहा जाता है कि तिरुवल्ली जिले में एक दलित महिला के साथ शास्त्रार्थ के बाद उन्होंने उस महिला से कहा कि आप मेरे से ज्यादा ज्ञानी हैं। रामानुजाचार्य ने उस महिला को न केवल दीक्षा दी बल्कि उसकी मूर्ति भी स्थापित की। इसके अलावा धनुर्दास नाम के पिछड़े समाज के व्यक्ति को अपना शिष्य बनाया। नदी में स्नान करने के बाद वो अपने इसी शिष्य के साथ वापस आते थे। इन कार्यों ने रामानुजाचार्य ने समाज में भेदभाव को खत्म करने का प्रयास किया और काफी हद तक उस प्रयास में वो सफल भी रहे थे। उस वक्त रामानुजाचार्य ने वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को प्रचारित किया और उसको प्रसारित किया। रामानुजाचार्य कहा करते थे कि मंदिर, शिक्षा, हवा और पानी पर सभी का अधिकार है। उनके कुछ उपदेश आपको बताते हैं जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। उनका उपदेश था कि दुनिया के दुख दूर करने के लिए मुझे नरक में भी जाना पड़े तो वो भी मुझे स्वीकार है। भगवान के सामने हर प्राणी एक समान है, ऊंच नीच नहीं। उन्होंने कहा कि भगवान का नाम प्यार से गाने का अधिकार सभी को है। जात पात की सीमाओं को पार करके भगवान का दरबार सबके लिए खुला है। ये संत रामानुजाचार्य की वाणी थी। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति अपने जन्म से गुण से नहीं बल्कि अपने स्वभाव के गुण से महान बनता है। उन्होंने कहा कि मोक्ष की दशा में जीवन ब्रह्म से एकाकार नहीं होता बल्कि एक रूप होता है, अर्थात जीव अपना पृथक अस्तित्व रखते हुए ब्रह्म की तरह अनंत ज्ञान और अनंत आनंद से युक्त हो जाता है। उन्होंने ऐसी कई बातें कही जिनको कि हमें अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के नीचे रामानुजाचार्य की एक सोने की प्रतिमा भी लगाई गई है। माना यह जाता है कि रामानुजाचार्य ने पूरे भारत की यात्रा की थी और 120 साल तक की उम्र तक वो भ्रमण ही करते रहे और यही वजह है कि स्टैच्यू के नीचे उनकी एक स्वर्ण प्रतिमा लगाई गई। प्रतिमा 120 किलो सोने से तैयार की गई। रामानुजाचार्य के 120 साल के जीवन को समर्पित है यह प्रतिमा। रामानुजाचार्य का पूजन और अन्य प्रक्रियाएं भी यहीं पर होंगी। यह प्रतिमा स्टैच्यू परिसर के मेडिटेशन हॉल में स्थापित कर दी गई है। रामानुजाचार्य के जन्म के 1000 साल पूरा होने के अवसर पर साल 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामानुजाचार्य पर एक डाक टिकट भी जारी किया था। उस समय पीएम मोदी ने रामानुजाचार्य के बारे में क्या कहा था, ये सुनाते हैं आपको। संत श्री रामानुजाचार्य ने सिर्फ उपदेश नहीं दिए, सिर्फ नई राह नहीं दिखाई, बल्कि अपनी जिंदगी में उन्होंने अपने वचनों को जी करके भी दिखाया। हमारे शास्त्रों में जो लिखा है, मनसा वाचा कर्मणा, इस सूत्र पर चलते हुए उन्होंने अपनी जिंदगी को ही अपना उपदेश बना दिया। जो उनके मन में था वही वचन में था और वही कर्म में भी दिखा। संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैठी हुई प्रतिमा है, लेकिन तमगा बहुत दिनों तक इस प्रतिमा के पास रहने नहीं वाला। दुनिया की सबसे ऊंची बैठी प्रतिमा थाईलैंड में है। थाईलैंड के ग्रेट बुद्ध प्रतिमा की ऊंचाई 302 फीट है। दूसरे नंबर पर रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा है 216 फीट की। राजस्थान के नाथद्वारा में भगवान शिव की प्रतिमा बन रही है। नाथद्वारा शिव प्रतिमा की ऊंचाई 351 फीट होगी और उसके उद्घाटन के बाद यह दुनिया की सबसे ऊंची बैठी हुई प्रतिमा होगी। भारत की पहचान उसकी संस्कृति और संस्कारों और विचारों से है। भारत में ऐसे कई महापुरुष हुए जिन्होंने न सिर्फ अपने समाज को बल्कि पूरी दुनिया को एक नई दिशा दी है, जिन्होंने अपने विचारों से प्रगतिशील समाज की परिकल्पना की, उस परिकल्पना को साकार किया। ऐसे महापुरुषों की विरासत को संजोना जरूरी है। ऐसी महापुरुषों की विरासत के बारे में जानना, उनको पढ़ना और अपने आगे आने वाले नस्लों को, पीढ़ियों को बताना बेहद जरूरी है। 2021 में नवंबर के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का भी अनावरण किया था। केदारनाथ में प्रधानमंत्री मोदी ने आदि शंकराचार्य के समाधि स्थल पर उनकी नई प्रतिमा का अनावरण किया।
2013 में आई त्रासदी में आदि शंकराचार्य का समाधि स्थल भी तबाह हो गया था। ये तमाम जानकारी आपको देने के बाद पाठशाला में अब सीधा रुख करते हैं आज की पॉलिटिकल साइंस की क्लास का। आज पाठशाला में उस पार्टी और उस नेता की बात करेंगे जिसकी उत्तर प्रदेश चुनाव में चर्चा तो हो रही है, लेकिन वो क्या कमाल करके दिखाएंगे इस पर सभी को संदेह है। पार्टी का नाम है कांग्रेस और नेता हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। प्रियंका गांधी की बात शुरू करते हैं उस तस्वीर के साथ जो कि उत्तर प्रदेश चुनाव में बेहद वायरल हो चुकी है। यह तस्वीर कल रात की है जहां बुलंदशहर में प्रियंका गांधी वाड्रा प्रचार कर रही थी और प्रचार के दौरान अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और प्रियंका गांधी आमने सामने आ गए। दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया और वो सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखाते हैं, फिर आगे की कहानी आपको बताएंगे कि दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन करते हुए क्या कहा था। ये वो आप तस्वीर देखिए, ये अखिलेश यादव के प्रचार रथ की तस्वीर है जहां बड़ी संख्या में अखिलेश यादव के समर्थक मौजूद हैं और आप बस के अंदर देख पा रहे हैं कि अखिलेश यादव खुद भी मौजूद है। जैसे ही अखिलेश यादव और जयंत चौधरी अपनी छत पर पहुंचे थे तो वहीं उसके ठीक सामने आप देखिए पहले प्रियंका गांधी वाड्रा मौजूद है यहां पर और हाथ हिला करके न सिर्फ अभिवादन स्वीकार किया जा रहा है बल्कि परिलक्षित यह हुआ कि जो अखिलेश यादव मौजूद है दूसरी तरफ अपने समर्थकों के साथ वो भी हाथ हिला करके प्रियंका गांधी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और उनको अभिवादन दे रहे हैं। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से बेहद अहम है क्योंकि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार में ऐसा लग रहा है कि हर पार्टी दूसरी पार्टी को कमतर दिखाते हुए अपने आप को आगे बता रही है, लेकिन ये बेहतर तस्वीरें हैं। पहला आप तस्वीर देखिए, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी खड़े हैं, अभिवादन कर रहे हैं और एक ट्वीट किया गया, उस ट्वीट की भाषा भी आप देखिएगा। उन्होंने ट्वीट किया कि एक दुआ सलाम तहजीब के नाम। इसी को रीट्वीट करते हुए प्रियंका गांधी की तरफ से भी ट्वीट किया गया कि आपको भी हमारी राम राम। ये सकारात्मक तस्वीरें हैं कि राजनीतिक जीवन के दौरान भी अगर दो अलग अलग दल के राजनेता जो कि चुनावी प्रतिद्वंदी हैं, जिनके बीच सिर्फ 10 कदम का फासला रहा था, अगर चुनावी प्रतिद्वंदी भी आमने सामने आते हैं तो अभिवादन के साथ, इज्जत के साथ, तहजीब के साथ एक दूसरे से मिलते हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट क्या किया ये आपको दिखा रहे हैं लगातार। उन्होंने लिखा कि एक दुआ सलाम तहजीब के नाम। अखिलेश ने तस्वीर ट्वीट की तो प्रियंका गांधी ने वीडियो डाला और लिखा कि आपको भी हमारे राम राम। इस तस्वीर की कल रात के बाद से सोशल मीडिया पर खूब चर्चा लगातार हो रही। सियासी दुश्मनी के बीच भी जिस तरह से दोनों नेताओं ने एक दूसरे का सम्मान किया, अभिवादन किया, वो इस चुनाव की अच्छी तस्वीर बन चुका है। ये तस्वीर बताती है कि चुनाव की जंग अपनी जगह है पर नेता इसे व्यक्तिगत तौर पर नहीं लेते। लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रियंका गांधी कैसे प्रचार कर रहे हैं उसकी भी कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। प्रियंका गांधी का यह वीडियो कांग्रेस ने ट्वीट किया। वो ट्रैक्टर पर बैठकर प्रचार कर रही हैं। भीषण सर्दी में बारिश में भीगते हुए भी प्रियंका गांधी लगातार चुनाव प्रचार में लगी हुई है। यह तस्वीर आपको दिखाते हैं क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की राजनीतिक जमीन को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रही है। 1989 के बाद से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लगातार राजनीतिक सूखा झेल रही है और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दो स्टार कैंपेनर आरपीएन सिंह और इमरान मसूद भी कांग्रेस का दामन छोड़ चुके हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये प्रियंका गांधी वाड्रा की जिजीविषा को दिखाता है। भीषण सर्दी इस वक्त है, इससे आप और हम सभी लोग वाकिफ हैं। बारिश भी वहां पर हो रही है तो उनके सहयोगी ने छाता पकड़ा और प्रियंका गांधी वाड्रा अपने समर्थकों के बीच मौजूद रही। ये ट्रैक्टर पर बैठ करके वहां अपने समर्थकों से, लोगों से बातचीत करते हुए और उनकी समस्या जानते हुए। ये जो बातचीत हो रही है प्रियंका गांधी वाड्रा की इस व्यक्ति के साथ में, ये बातचीत भी आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम योगेश चौधरी है। 3 साल हो गए एलपीजी भर्ती की आई। मैं किसान नहीं हूँ, किसान का बेटा हूँ। इमरजेंसी में आ रहा हूँ। मेरे पिताजी आते हैं यहाँ पे। 4 बज गए थे रात में, हम सुबह के। मैंने देखा गाँव के सारे लड़के दौड़ कर रहे थे तो मैंने पूछा ये क्या कर रहे हैं। 3 साल हो गए एक और तस्वीर दिखाते हैं आपको जहां प्रियंका गांधी वाड्रा डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं। ये तस्वीर गाजियाबाद की। शुक्रवार को प्रियंका गांधी वाड्रा ने कांग्रेस के लिए यहां वोट मांगे। माहौल क्या था ये जरा सुनिए।
यानी प्रियंका गांधी प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। किस तरीके से प्रचार वो कर रही हैं, प्रचार की रफ्तार क्या है, ये आपको जरा आंकड़ों के जरिए हम समझा देते हैं ताकि आप आसानी से समझ पाएं कि प्रियंका गांधी वाड्रा की जो प्रचार की जो रफ्तार है वो रफ्तार क्या है और उस रफ्तार से हासिल क्या हो सकता है। आप अक्टूबर को लैंडमार्क मानिए तो अक्टूबर से लेकर के आज तक के प्रियंका गांधी वाड्रा 15 जिलों में रैली कर चुकी हैं। अब इसमें कितनी विधानसभा सीटें आती हैं यह भी आपको बता देते हैं। रैलियों के जरिए 72 से ज्यादा सीटों को प्रियंका गांधी वाड्रा कवर कर चुकी हैं, उन पर अपना जन समर्थन हासिल करने के लिए वहां जा चुकी। रैली पर रोक लगी और रोक लगने के बाद से प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार वर्चुअल रैली भी कर रही हैं। मौजूदा वक्त में कांग्रेस की तरफ से उत्तर प्रदेश चुनाव की पूरी कमान प्रियंका गांधी के कंधों पर है। कांग्रेस की रणनीति प्रियंका गांधी ही तैयार कर रही है। इस चुनाव में प्रियंका गांधी ने 2 बड़े और नए प्रयोग किए हैं। वो प्रयोग क्या है बताते हैं आपको, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति के सेट फॉर्मूले जो कि जातिवाद है उससे हट करके एक नया फॉर्मूला बनाया गया है। वो फॉर्मूला क्या है यहां लिख देते हैं हम कि प्रियंका का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि अभी तक हम यही देखते थे कि चुनाव अगर आता है तो चुनाव में जातियों की बात होती है, धर्म की बात होती है, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस फॉर्मूले को बदल दिया है। उनका जो फॉर्मूला है वो एम और वाई का है। एम वाई के फॉर्मूले को अगर आप समाजवादी पार्टी के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो आपको मुस्लिम और यादव का परिप्रेक्ष्य मिलेगा, अवधारणा वही है। लेकिन प्रियंका गांधी ने इसको बदला और उन्होंने एम का मतलब यहां पर महिलाओं से दिया और वाई का मतलब यहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूथ से दिया है। यानी महिला और जवान इन दोनों को साथ लेकर के प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी मैदान में आगे बढ़ रही हैं। दूसरा है कि प्रियंका गांधी ने इस बार किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया है। यह अपने आप में महत्वपूर्ण है और यह संभवतः काफी वक्त बाद पहली दफा होना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर कांग्रेस अपने बूते लड़ने जा रही है। प्रियंका गांधी ने लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया। 40% टिकट महिलाओं को देने का न सिर्फ ऐलान किया बल्कि उसे लागू भी कर दिया है। भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी काफी कम है। ऐसे में प्रियंका गांधी का दांव किसी रिस्क से कम नहीं, लेकिन सब जानते हुए भी प्रियंका गांधी ने इस रणनीति को अपनाया, राजनीति के सेट फॉर्मूले को तोड़ा, एक नया प्रयोग किया। अगर प्रियंका गांधी का दांव चल गया तो वह राजनीति की रेस में एक मंजे हुए नेता के तौर पर स्थापित हो जाएंगी। ये प्रियंका गांधी वाड्रा के फॉर्मूले आपको बताए। 2 अहम चीजें कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने किसी और पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया, सभी सीटों पर कांग्रेस अपने साथ लड़ने जा रही है। और दूसरा यह कि एमवाई समीकरण के साथ यानी महिला और यूथ के समीकरण के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा इस चुनावी मैदान में उतर रही है। कुछ और आंकड़े आपको दिखाते हैं और उन आंकड़ों के पीछे की पहले वजह बताते हैं। पिछले प्रदर्शन को देखते हुए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से बहुत ज्यादा उम्मीदें किसी को नहीं। प्रियंका गांधी भी ये बात अच्छे से समझती होंगी, उम्मीद हम करते हैं। लेकिन प्रियंका गांधी ऐसे वक्त में कांग्रेस की कमान संभाल रही हैं जबकि कांग्रेस 33 साल से सत्ता से दूर है। 1985 का जो आखिरी चुनाव था वो जीती थी। एनडी तिवारी आखिरी मुख्यमंत्री थे और 89 के बाद में कांग्रेस उत्तर प्रदेश की राजनीति से कोसों दूर रही। उस वक्त क्या हालात थी? जो हालिया विधानसभा चुनाव है 2017 में, उनमें से उनके 7 विधायक थे, 7 विधायक थे, लेकिन अब सिर्फ 4 विधायक बचे हुए हैं। ये खतरे की घंटी दर्शाता है। 1985 में जो विधायक थे उनका भी आपको काउंट बता देते हैं, जिसकी हमने जिक्र की कि जब उनकी आखिरी जो सत्ता रही थी 1985 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जो कुल जीते थे उनमें से 269 विधायक थे, लेकिन आज की तारीख में सिर्फ ऐसे 3 विधायक रह गए। 1985 में आखिरी बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। कभी पार्टी का जो वोट शेयर था, वोट शेयर बहुत महत्वपूर्ण है। जो वोट शेयर था 1985 की बात कीजिएगा, क्योंकि वोट शेयर निर्धारित करता है कि आप सीटें हारे या जीते, कितने प्रतिशत लोग आपके समर्थन में। जो वोट शेयर कभी लगभग 40% था, वो अब घट करके रह चुका है महज 6.25%। यह कांग्रेस का मौजूदा राजनीतिक आंकड़ा है।
चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के 2 स्टार प्रचारक पार्टी छोड़ गए, जिनका जिक्र मैंने पहले भी किया। इमरान मसूद जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक मजबूत चेहरा थे, और आरपीएस सिंह जो कि पूरब के क्षेत्र में, कहा जाए अवध के क्षेत्र में एक मजबूत चेहरा थे कांग्रेस का। लेकिन चुनौतियों से पार पाना प्रियंका के लिए आसान नहीं है। इसके बावजूद प्रियंका गांधी का जोश कम नहीं हुआ। प्रियंका गांधी ये कह रही हैं कि 30 साल में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि कांग्रेस सभी 403 सीटों पर लड़ रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा का अब तक प्रदर्शन भी आपको दिखाते हैं कि प्रदर्शन क्या रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा का प्रदर्शन दिखाया जाए तो 2019 में पहली बार प्रियंका गांधी वाड्रा राजनीति में उतरी, कांग्रेस महासचिव बनी, उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की लोकसभा सीटें 2 से घट करके 1 हो गई। अमेठी में राहुल गांधी हारे, सिर्फ रायबरेली में ही सोनिया गांधी जीत दर्ज कर पाई। फिर 2021 में उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत चुनाव हुए। रायबरेली में कांग्रेस को जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में भी हार का मुंह देखना पड़ा। पार्टी ब्लॉक प्रमुख चुनाव लड़ने की हिम्मत तक नहीं कर पाई। अमेठी के 17 ब्लॉक में से सिर्फ 2 ब्लॉक ऐसे रहे जहां पर कांग्रेस ने अपनी जीत हासिल की। तो पिछले प्रदर्शन को देखते हुए उत्तर प्रदेश में किसी को कांग्रेस से बड़े करिश्मे की उम्मीद नहीं है, लेकिन बावजूद इसके प्रियंका गांधी वाड्रा ने पूरी ताकत झोंकी हुई। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में 2024 की तैयारी में लगी हैं और जमीन 2022 के विधानसभा चुनाव पर तैयार की जा रही है। वो ग्राउंड पर काम कर रही है। ये प्रियंका भी जानती हैं कि 2022 के चुनाव में उनके हाथ शायद बहुत कुछ ना लगे, लेकिन इसका फायदा उन्हें 2024 के चुनाव में जाहिर तौर पर मिल सकता है। अब बढ़ते उत्तर प्रदेश चुनाव में आगे का समीकरण क्या रहने वाली। पहले चरण के चुनाव में अब सिर्फ 6 दिन का वक्त बचा है। इसी के साथ नेताओं के प्रचार का सिलसिला भी अब तेज हो चुका है। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने आज मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी मंदिर में पूजा की। डिंपल यादव समाजवादी पार्टी के प्रचार के लिए उस वक्त मिर्जापुर गई हुई थी। वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चुनाव प्रचार की रस्साकशी के दौरान पहली दफा डिंपल यादव इस तरीके से पब्लिक के बीच में नजर आई। अभी जैसे हम जानते हैं वेस्टर्न यूपी में तो समाजवादी पार्टी जो गठबंधन है वो पूरी अच्छी तरह से 50 सीटें तक जीतने वाला है इस बार। तो मैं समझती हूँ जैसे जैसे चरण आगे बढ़ते जाएंगे परफॉर्मेंस और भी अच्छा होगा। डिंपल यादव ने जहां मां विंध्यवासिनी देवी के दर्शन किए तो उनके पति और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी लगातार प्रचार में जुटे हैं। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव से प्रचार के दौरान उनके हाईटेक रथ में टाइम्स और नवभारत ने खास बातचीत की, वो सुनवाते हैं आपको। अखिलेश यादव जी हमारे साथ हैं। सर, आप आगरा में हैं, प्रेम की नगरी आगरा है, प्रेम का सबूत यहाँ से मिलता है, बहुत सारी चीजें यहाँ से जुड़ती हैं। तो आप कैसा समर्थन देख रहे हैं और जो चुनाव में माहौल बना हुआ है, जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, उन्हें कैसे देख रहे हैं? ये शहर जो है कारोबारियों का शहर है, मेलजोल का शहर है। यहाँ दाल मोठ, मीठा पेठा और यहाँ की जो मिठास है या मोहब्बत का जो पैगाम है दुनिया में जाता है। लेकिन कुछ लोग हैं, ताकतें ऐसी हैं जो नफरत फैलाने में ज़्यादा काम कर रहे हैं। इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी का है और उत्तर प्रदेश की जनता ने जो फैसला लिया है, उत्तर प्रदेश की जनता ने जो मन बनाया है, इस बार उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। गोरखपुर से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नॉमिनेशन फाइल किया है। आज उन्होंने ये भी कहा कि पहले सफाई महोत्सव मनता था, इस बार दीप महोत्सव मनने लगे हैं। गोरखपुर की जनता उनसे सवाल पूछेगी कि जिन्होंने वादा किया था कि मेट्रो चलेगी, बरसात में नाव पे उनको चलना पड़ा। वहाँ की सड़कों के ट्रैफिक का समस्या, सड़कों पे जानवर जिस तरीके से घूम रहे हैं, जो सुविधाएं शहर में मिलनी चाहिए थी गोरखपुर के लोगों को नहीं मिली हैं। नौकरी और रोजगार के सवालों का जवाब भी देना पड़ेगा, महंगाई का जवाब देना पड़ेगा और जिस तरीके से किसानों के साथ घटनाएं हुई हैं या दुर्घटना हुई है, किसान की बर्बादी हुई है, उसका जवाब देना पड़ेगा। और एक व्यापारी जो गोरखपुर देखने आया था उसको मार मार करके जान ले ली, उसका जवाब भी मुख्यमंत्री जी को देना पड़ेगा। अखिलेश जी, आखिरी सवाल ये है कि अमित शाह ये कहते हैं कि आप जब पिता के और चाचा के नहीं हुए तो जयंत की कैसे सुनेंगे, ये कल उन्होंने बोला। शायद उन्हें नहीं पता है भारतीय जनता पार्टी को
हमारे परिवार के सभी लोग सदस्य साथ दे रहे हैं और जो चुनाव में पिता या और लोगों तक पहुंच जाए, समझ लो चुनाव वो हार रहा है। जो खिसियाता है वही माँ बाप तक पहुंचता है। जहां तक सवाल नेताजी का है, नेताजी समाजवादी पार्टी के साथ हैं, हमारे साथ हैं और समाजवादी पार्टी ने कभी किसी का साथ नहीं छोड़ा, कभी किसी को धोखा नहीं दिया। समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन के लोग हैं उन्हें सम्मान के साथ अपना सहयोगी दल के साथ रखेंगे और हमेशा साथ रहेंगे। गर्मी तो नहीं है? गर्मी और सर्दी का सवाल नहीं है। मुख्यमंत्री जी को ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और अगर गर्मी निकाल देंगे, सर्दी आ जाएगी या जो भी कुछ बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को ऐसे भाषण, ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैन जी भी साथ में है। जैन जी, आपने एक बयान दिया था हेमा मालिनी को लेकर कि मैं बीजेपी की हेमा मालिनी नहीं हूँ। हमारे टाइम्स नाउ नवभारत के इंटरव्यू में हेमा मालिनी ने ये कहा कि ये पब्लिसिटी पाने का एक स्टंट आपका हो सकता है, क्योंकि वो तो शुरू से बीजेपी के लिए अटल जी के टाइम से प्रचार करती आई हैं। नहीं, वो मथुरा से सांसद हैं। ये मेरा बयान मथुरा में था और हमारे मार्ट क्षेत्र से जो एक टिकट के उम्मीदवार थे योगेश, उन्होंने बात कही कि मुझ पे बीजेपी वालों ने बड़ा दबाव बनाया और मुझे कहा तुम आ जाओ, तुम्हें हम सांसद बना देंगे। उस संदर्भ में मैंने कहा कि योगेश को पे दबाव बनाया गया है कि तुम्हें हेमा मालिनी बना देंगे। तो वो एक व्यंग में बात कही गई, किसी का अपमान करने का उसका मतलब नहीं। अमित शाह जब ये कहते हैं कि अखिलेश यादव ना अपने पिता के हुए ना अपने चाचा, तो जैन की कैसे सुनेंगे, तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं? हम दोनों के बीच बहुत अच्छे रिश्ते हैं, परिवार के भी रिश्ते रहे हैं और एक कनेक्शन की बात होती है। जो केमिस्ट्री है जिसको जनता देख रही है और पसंद कर रही है, उसे देखकर मुझे लग रहा है सामने वाले कुछ बौखलाहट में हैं और इसलिए उल जलूल बातें कर रहे हैं, अविश्वास पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरी फितरत है कि जब मैं फैसला लेता हूँ सोच समझ के लेता हूँ, जब मैं कुछ बोलता हूँ सोच समझ के बोलता हूँ और लंबी समय के लिए मुझे ये देखना है कि मेरे लोगों का या मेरे मुद्दों का हल कैसे निकलेगा, मेरे लोगों को फ़ायदा कैसे पहुँचेगा, और इस सब को सोच करके ही हमने फैसला लिया है। तो हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। चलिए, जैन जी हमारे साथ थे जो ये कह रहे थे कि वो कहीं जाने वाले नहीं है और ये जोड़ी जो है ये लंबी चलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट बिलाल के साथ पुलकित नागर, टाइम्स नाउ नवभारत। और न्यूज की पाठशाला में बात पॉलिटिकल साइंस की क्लास। तो बात अब गोवा की राजनीति के बारे में, जहां इन दिनों कस्में खाई जा रही हैं। दल बदल इस बार सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। चुनाव में जीत के बाद अपने विधायकों को रोकने के लिए पार्टियां इस बार कसम पॉलिटिक्स का दांव चल रही हैं। विधायकों से कसम खिलवाई जा रही। गोवा पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सामने कांग्रेस उम्मीदवारों को कसम दिलाई गई। सभी उम्मीदवारों ने बाकायदा कसम खाई कि वो चुनाव के बाद भी पार्टी के साथ बने रहेंगे, दूसरी पार्टी में नहीं जाएंगे। गोवा में दल बदल का दर्द कांग्रेस से ज्यादा किस पार्टी को हो सकता है आखिरकार? उसके पीछे की आंकड़े वजह है। 2017 विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई। हांव म्हजे 5 वर्सांचे आमदारकीच्या कार्यकाळात काँग्रेस पक्षा कडेन निष्ठा दवरून प्रामाणीकपणान लोकांची सेवा करतलो। हांव म्हजे 5 वर्सांच्या आमदारकीच्या कार्यकाळात केन्नाच पक्षांतर करचो ना। हांव म्हज्या 5 वर्सांच्या आमदारकीच्या कार्यकाळात आमदारकीचो राजीनामो दिवन दुसऱ्या पक्षांत वचपाचो ना। 2017 के चुनाव के जब नतीजे आए थे तो कांग्रेस के हर कार्यकर्ता के चेहरे पर खुशी थी, एक मुस्कान थी। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई थी। कई समीकरणें उस वक्त भी बदली गई थी और सबसे बड़ी समीकरणों में उस वक्त सबसे बड़ा बदलाव तब हुआ जबकि कांग्रेस के कई साथियों ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया था और कांग्रेस के साथ हुआ कि हाथ आया लेकिन मुंह को ना लगा। उसी परिस्थिति को टालने के लिए अब कसम की ट्रिक अपनाई गई है। सभी विधायकों को और सभी कार्यकर्ताओं को, जो भी उम्मीदवार हैं, उनको कसम दिलवाई गई और राहुल गांधी वहां पर मौजूद रहे कि नतीजा चाहे जो भी हो लेकिन हम लोग कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस ऐसे अकेले नहीं है।
जिनको ऐसे दल बदल का डर लग रहा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी दल बदल का ऐसा ही डर सताया कि उन्होंने अपने उम्मीदवारों को शपथ तक दिला दी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गोवा पहुंचे और चुनावी मैदान में उतरने वाले अपने सभी उम्मीदवारों को शपथ दिलवाई। शपथ ये कि जीतने के बाद वो आम आदमी पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे। इसके लिए बाकायदा सभी उम्मीदवारों से एक एफिडेविट भी साइन कराया गया। केजरीवाल ने कहा कि एफिडेविट गोवा के घर घर में जाएंगे। अगर कोई बाद में मुकरता है तो उनकी बदनामी होगी। अगर ये लोग ठीक काम नहीं करेंगे तो मैं इनके लिए दोबारा वोट मांगने नहीं आऊंगा। केजरीवाल ने यह भी कहा कि किसी भी पार्टी के टिकट से नेता चुनाव लड़ते हैं और फिर जीत जाने के बाद पार्टी बदल देते हैं। ये मतदाताओं के साथ धोखा है, इसलिए एक शपथ पत्र साइन कराया गया। इसमें कहा गया कि हम जीतने के बाद किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाएंगे। इसमें यह भी लिखा गया कि अगर जीतने के बाद हम अपनी पार्टी बदलें और काम ना करें तो आप हम पर एफआईआर भी कर सकते हैं। इस शपथ पत्र की कॉपी जनता तक भी पहुंचाई जाएगी। लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐसा क्यों कराया जा रहा है, ये आपको बताते हैं। क्योंकि इससे पहले भी कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को मंदिर ले जा चुकी है, चर्च ले जा चुकी है और वहां पहुंच करके शपथ दिलवा चुकी है कि वो जीतने के बाद पार्टी नहीं बदलेंगे। गोवा में क्यों पार्टियां अपने उम्मीदवारों पर ऐसा भरोसा नहीं कर रही हैं, इसके लिए आपको वजह जाननी जरूरी है और उसकी वजह आपको हम बताते हैं। वजह है चुनावों का विश्लेषण करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर के रिपोर्ट। और रिपोर्ट क्या कहती है वो बताते हैं आपको। एडीआर की जो रिपोर्ट है और खासतौर पर गोवा में एडीआर की रिपोर्ट क्या कहती है। एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि 5 सालों में और स्पेसिफिकली गोवा के 5 सालों में गोवा के 60% जो विधायक हैं वो दल बदल चुके हैं। एमएलए ने दल बदला, जो कि अपने आप में एक चुनौती बन सकती है किसी भी पार्टी के लिए। और ये महज पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड। 5 साल में इसका मतलब ये कहता है कि गोवा के जो 40 विधायक थे, 40 में से ऐसे 24 विधायक हैं जिन्होंने 40 में से ऐसे 24 विधायक हैं जिन्होंने की अपनी पार्टी बदल ली। उनमें कांग्रेस के सबसे ज्यादा विधायक हैं। 17 में से 15 विधायक ऐसे थे जिन्होंने दल बदल कर लिया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह भी आता है कि विधायक पार्टी तो बदल लेते हैं, लेकिन दल बदलने के बाद उनका प्रदर्शन कैसा रहता है यह भी आपको हम समझा देते हैं कि दल बदलू जो विधायक हैं विधायकों का प्रदर्शन कैसा है। जब वो दल बदल करके वापस चुनावी मैदान में आए तो जनता ने उनको स्वीकारा या फिर उनको नकार दिया। अब बताते हैं आप। इसके आंकड़े ये कहते हैं कि जैसा भी परफॉर्म किया उसके मुताबिक पूरे देश की पहले बात कर लेते हैं कि 2016 से 2022 तक की बात कर लेते हैं क्योंकि ताजा ये आंकड़ा है। अब तक पूरे देश में 357 विधायकों ने अपने दल बदले। लेकिन दल बदलने के बाद जब दूसरी पार्टी में गए तो क्या जनता ने स्वीकारा, ये आप जानिए। उनमें से 170 महज ऐसे विधायक हैं, 357 में से 170 विधायक हैं जो कि कामयाब रहे हैं, बाकी नाकामयाब रहे। अब इसका अगर स्ट्राइक रेट आप निकालेंगे तो लगभग 48% की स्ट्राइक रेट है, कामयाबी है जो कि एमएलए ने हासिल की। ये चुनाव का है। लेकिन उपचुनाव की बात कीजिए कि उपचुनाव में क्या रहता है, क्योंकि उपचुनाव की समीकरणें अलग होती हैं। उपचुनाव में ज्यादा मुद्दे नहीं बल्कि उम्मीदवार का अपना चेहरा सबसे महत्वपूर्ण इकलौती अच्छी कंडीशन रहता है। इसमें आप देखिए कि 48 दल बदलू थे, इसका आंकड़ा जो कहते हैं पूरे देश में 48 दल बदलू थे और 48 दल बदलू में से 39 जीतने में कामयाब रहे। ये स्ट्राइक रेट बेहतर है, यानी स्ट्राइक रेट इनका रहा 81% का। ये आप देखिए। अब ये जो आंकड़ा है और ये जो आंकड़ा है ये अलग अलग है और दोनों के जो स्ट्राइक रेट हैं, दोनों के स्ट्राइक रेट में जमीन आसमान का फर्क है। उसकी आप वजह जान लीजिए कि जो लोकसभा या विधानसभा चुनाव होते हैं
उसमें बड़े मुद्दे हावी रहते हैं। पार्टी का जो सिंबल है वो बड़े मायने रखता है, पार्टी का जो प्रतिनिधि है वो मायने रखता है, लेकिन उपचुनाव में जो उम्मीदवार है उसकी अपनी फेस वैल्यू क्या है ये सबसे ज्यादा मायने रखती है। पाठशाला में बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नामांकन। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव के लिए गोरखपुर सदर से नामांकन दाखिल कर दिया और अपनी नई सियासी पारी का आगाज कर दिया। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नामांकन के दौरान की। नामांकन से पहले मुहूर्त भी निकाला गया था और उस मुहूर्त से पहले पूजा अर्चना भी की गई। आज सुबह से लेकर के और नामांकन तक क्या क्या रंग दिखे गोरखपुर में, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। घबराओ मत, रैंक के कितने चल पाओगे? 10 मार्च के बाद जब भाजपा की सरकार फिर से आएगी तुम्हारी गर्मी शांत कर देगी। तो मैंने तो यही सीखा है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। गृहमंत्री अमित शाह मठ के भीतर मौजूद हैं, वो पूजा अर्चना में शामिल होंगे। गुरु गोरखनाथ की दहलीज पर जो सत्ता के शीर्ष पद पर मौजूद हैं, सरकार में नंबर 2 हैं, गृहमंत्री उनका आशीर्वाद लेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एगो जोगी चलल बा गोरखपुर से, जी से गंगा एक्सप्रेस बोलिए, जी से ओ से ऑर्गेनिक कृषि बोलिए, ओ से आर से रोड, ए से एम्स, के से खाद का कारखाना, पीयू से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और आर से रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर बनाने का काम योगी आदित्यनाथ ने। उत्तर प्रदेश जहां डबल डिजिट की बात करते थे, विपक्ष डबल डिजिट में नहीं पहुंचा, हमने 73 सीटों को प्राप्त। विधानसभा चुनाव में भी जब हम कहते थे, भाजपा के कार्यकर्ता घर घर जाकर कहते थे कि हम 300 पार करेंगे, हमारा मखौल उड़ाया जाए। यही उत्तर प्रदेश की महान जनता ने विधानसभा के चुनाव में भी मोदी जी के नेतृत्व में 300 पार करने के लिए हमें मैंडेट दिया। मैं तो यही कहूंगा, साइकिल रखो नुमाइश में, कमल ही खिलेगा 22 में। एगो बाबा चलल बा गोरखपुर से, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के 33 साल से अवैध किले रहे गोरखपुर सदर सीट से अपना नामांकन भर दिया। योगी आदित्यनाथ का नामांकन किसी बड़े युद्ध की विजय यात्रा से कम नहीं था। योगी आदित्यनाथ के नामांकन के दौरान खुद गृह मंत्री अमित शाह और यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान योगी के साथ रहे। योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर से नामांकन किसी भव्य और मेगा इवेंट से कम नहीं था। ऐसा पहली बार हुआ जब किसी नेता के नामांकन में अमित शाह पूरे समय तक मौजूद रहे।
जब योगी आदित्यनाथ अपना नामांकन पूरा करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बाहर निकले तो दोनों नेताओं ने विक्ट्री साइन दिखाकर पार्टी के विजय अभियान का आगाज किया। नामांकन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद अमित शाह गोरक्षनाथ पहुंचे। वो गोरक्षनाथ मंदिर जिसके पीठाधीश्वर खुद योगी आदित्यनाथ है। शाह ने वहां पूजा अर्चना की। उत्तर प्रदेश के इतिहास में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी इतिहास को दोहराने जा रही है। 2014, 2017 और 2019 तूने तीनों चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास का रास्ता अख्तियार कर प्रचंड बहुमत दिलाया। महंत अवैधनाथ योगी आदित्यनाथ के न सिर्फ धार्मिक गुरु रहे बल्कि उनके राजनीतिक गुरु भी रहे हैं। योगी आदित्यनाथ महंत हैं और गोरखपीठ के पीठाधीश्वर हैं तथा गोरखपुर की जनता के महाराज हैं और अब योगी आदित्यनाथ एक राजनीतिज्ञ भी हैं। इसीलिए आज के दिन के लिए हर मुहूर्त का ध्यान रखा गया। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ आज ब्रह्म मुहूर्त में जगे और उन्होंने पूजा अर्चना की और उसके बाद रुद्राभिषेक किया और नामांकन के लिए मुहूर्त रखा गया था अभिजीत मुहूर्त का। ठीक उसी मुहूर्त पर योगी ने अपना नामांकन दाखिल किया। अभिजीत मुहूर्त का वक्त 12:13 से 12:57 और 3 सेकंड तक था। उसके बाद 12:57 और 4 सेकंड से शुरू हुआ दुष्ट मुहूर्त और इस मुहूर्त में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। लिहाजा योगी आदित्यनाथ प्रस्तावक सुरेंद्र अग्रवाल के साथ 12:51 पर अंदर गए और दूसरा सेट नामांकन दाखिल किया। महाराज जी लगभग लमसम 6:30 बजे ऊपर पूजा करके आदिशक्ति का वो नीचे आए और आकर के गोरखनाथ जी का दर्शन किए। गोरखनाथ जी का दर्शन करके शीतला माता से होकर भगवान शिव का दर्शन किए, माता दुर्गा का दर्शन किए, फिर हनुमान जी का दर्शन किए, फिर समाधि स्थल पर अपने गुरु जी का पूजा पाठ किए। वहाँ से फिर गौशाला गौ माता का पूजा पाठ किए, सेवा किए। भारत माता की। योगी आदित्यनाथ के नामांकन के मेगा शो के जरिए बीजेपी ने पूर्वांचल को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की और न सिर्फ संदेश बल्कि गृह मंत्री ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश में 300 प्लस का दावा किया। आज योगी जी के नामांकन भरने के साथ ही फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी यहां से 300 पार के संकल्प के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रही है और स्थान भी इतना पवित्र है। शिव अवतार माने जाने वाले महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की भूमि पर आज हम योगी जी का पर्चा डलाने आए हैं। योगी आदित्यनाथ ने जो नामांकन भरा उसमें उन्होंने अपनी संपत्ति की जानकारी दी। नामांकन के दौरान दायर एफिडेविट के मुताबिक 2021-22 के दौरान योगी आदित्यनाथ ने 13,20,000 रुपए की कुल कमाई की। हाथ में नकदी 1 लाख रुपए, सोने के कुंडल 49,000 रुपए, सोने की चेन 20,000 रुपए, सैमसंग मोबाइल 12,000 रुपए, रिवॉल्वर 1 लाख रुपए, राइफल 80,000 रुपए। बैंक और डाकघरों में जमा राशि समेत योगी आदित्यनाथ के पास कुल संपत्ति 1,54,94,054 रुपए। मैंने तो यही सीखा है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। अब उससे ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूं? तो मैंने कहा ये सरल और खड़ी भाषा में यही शब्द होता है। खड़ी भाषा में समझाऊंगा तो यही बोलूंगा कि तुम्हारी गर्मी 10 मार्च के बाद शांत हो जाएगी। हर एक व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी दे। योगी आदित्यनाथ अपने बलबूते से गोरखपुर से लोकसभा का चुनाव जीतते रहे। उसी जीत से अपनी राजनीतिक शख्सियत बनाई। योगी आदित्यनाथ इस मुकाम तक पहुंचे। अब बारी है नई सियासी पारी की, जिसकी जीत या हार उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सियासी मुकद्दर की दशा और दिशा तय करेगी। गोरखपुर से मीनाक्षी खंडवार, अनुज मिश्रा के साथ रविकांत राय, टाइम्स नाउ नवभारत।